एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। आज का हमारा सेशन है क्लास 11th के लिए, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि अकाउंट्स का बेसिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और ये कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट गाइज। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये चैप्टर कवर करने के बाद और ये चैप्टर मतलब जो लर्न करने का ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये है कि स्टेट द मीनिंग एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर को कवर करने के बाद हम क्या सीखेंगे उसके बारे में बता रही हूँ। स्टेट द मीनिंग एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग, डिस्कस अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, explain the objectives of accounting, describe the role of accounting, explain the basic terms used in accounting। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक है हम उसको कवर कर लेंगे, और जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आगे अच्छे से बढ़ पाओगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जो कि दिया गया है ICPA द्वारा इन 1941। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैड डिफाइंड अकाउंटिंग। ठीक है, उन्होंने अकाउंटिंग को कैसे डिफ़ाइन किया है, और हमें एग्जैक्ट यही जो डेफिनेशन अकाउंटिंग की फ़ॉलो करनी है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ से कहाँ तक आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, और यही डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में फ़ॉलो करनी है। ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखना। ठीक है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and events which are in past at least of financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, अब मैं इसका मीनिंग आपको समझाती हूँ। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंट क्या है? अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। वो क्या है? हमारी आर्ट है कि हम कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं। एंड क्लासिफाइंग, ठीक है, जो हमने रिकॉर्ड किया है, जिस ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया है, हम उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अगर कोई कैश की है तो कैश में करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन में करेंगे, परचेज़ की ट्रांजेक्शन है परचेज़ सेल्स से रिगार्डिंग है, तो हम उसके नेचर के बिहाफ पे क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, एंड समराइजिंग, ठीक है, फिर हम क्लासिफाई करने के बाद उनको डिफरेंट उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उनको समराइज कर देंगे। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम जो क्वालिटेटिव डाटा को इग्नोर करते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा को ही लेते हैं, विच कैन बी इजीली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पास्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। जो पास्ट में इवेंट्स होते हैं उसी को तो हम फर्दर फ्यूचर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लो कि 1 लाख की मशीनरी मैंने परचेज़ की है। ठीक है, तो वो परचेज़ जो मैंने की है वो पास्ट इवेंट हो गया, और वो फाइनेंशियल करेक्टर का ज़रूर होना चाहिए ताकि हम उसको क्या कर सकें? मनी की टर्म में मेज़र कर सकें। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और जो हमारे बिज़नेस का रिज़ल्ट आता है, जो पूरे अकाउंट्स का बनकर फाइनल जो रिज़ल्ट आता है, वो इंटरेस्टेड पार्टी के साथ ज़रूर इंटरप्रेट होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हाँ क्या फाइनेंशियल पोजीशन आई है, बुक ऑफ अकाउंट्स क्या शो कर रहे हैं, प्रॉफिट है लॉस है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी। अगर डाउट है तो आप अच्छे से फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, हम लोगों को शोइंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो ये यहाँ पे शो कर रहा है, ये हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इसमें एज़ फर्दर इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, हमें इसको मैं आपको फर्दर बताती हूँ आपको क्या स्टेप्स इंक्लूड करने हैं इसमें। ओके,
एक सेकेंड रुकिए, हम नोट्स पर चलते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस के लिए हम अपने नोट्स पर चलेंगे। ओके, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या इंक्लूड है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, पहले हम जो हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको पीछे अब बताऊंगी इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट हम इकोनॉमिक इवेंट्स को क्लासिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मेंशन है, ऑल इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एज नोन एज इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, जो हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं उनको हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक इवेंट्स बोलते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज़ एक्सटर्नल इवेंट एंड सेकेंड इज़ इंटरनल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट में ट्रांजेक्शन बिटवीन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज एक्सटर्नल इवेंट। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ मर्केंडाइज टू कस्टमर्स। ठीक है, हम सेल ऑफ मशीनरी टू कस्टमर, सेल ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर, हमने बाहर अपने जो ट्रांजैक्शन है वो बाहर किसी पार्टी के साथ की है, तो इज़ नोन एज एक्सटर्नल इवेंट। और इंटरनल इवेंट क्या होता है? इकोनॉमिक इवेंट जो पूरी तरह से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर टू डिपार्टमेंट। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल को क्या किया? सप्लाई कर दिया टू द स्टोर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये इंटरनल का ऑर्गेनाइजेशन का काम है, इसमें आउटसाइड का तो कोई काम ही नहीं हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे? इंटरनल इवेंट। ओके, पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का काम है या आउटसाइड एक्सटर्नल इवेंट का काम है। पहले हम हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसके नेचर को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड वन इज़ क्लासिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेकंड हमारा जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे? हम अपने जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको क्लासिफाई करेंगे, वेदर इट इज़ ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, हमने कोई एसेट परचेज की है या हमारी कोई लाइबिलिटी अराइज हुई है या फिर हमने कोई एक्सपेंस किया है या फिर हमें कोई रेवेन्यू या इनकम रिसीव हुई है, हम इसका हमारी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करेंगे। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको हम क्या करेंगे? मनी की टर्म्स में मेज़र करेंगे। ओके, फोर्थ वन इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए। समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फिर हम क्या करेंगे? जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको समराइज करेंगे। ठीक है, उनके जर्नल्स प्रिपेयर करेंगे, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट्स। हम उनके थ्रू फिर डिफरेंट जो हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे जर्नल के थ्रू। पहले हम सबसे पहले जर्नल बनाएंगे, उसके थ्रू हम लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनती है। सिक्स्थ वन इज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, हमने अब समराइज कर लिया बिजनेस ट्रांजेक्शन को, अब हम एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रिटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वेरियस रिपोर्ट्स एंड रेशियोज एक्सेट्रा। इसमें हमने एनालाइज कर लिया और अब हम क्या करेंगे? अपने रिपोर्ट्स को इंटरेस्टेड पार्टीज़ को इंटरप्रेट करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करेंगे कि हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारी कंपनी शो कर रही है, क्या हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है। नाउ कम टू द सेवंथ वन, कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज़र्स। ठीक है, जो हमारी कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, हम सभी को जाकर नहीं बताएंगे, ओनली द इंटरेस्टेड पार्टीज़ वी कैन से दैट, जिनको बताना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल्स आवर कंपनी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो उनको हमें इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि वेदर आवर कंपनी रनिंग इन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हम अपनी बुक पे वापस चलते हैं। ठीक है,
इकोनॉमिक इवेंट्स हमने कवर कर लिए, जो इवेंट्स विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। एन इकोनॉमिक इवेंट यहाँ पर मेंशन होगा, वेट कीजिए। An economic event is known as happening of consequences to a business organization which consist of transaction and which are measurable in terms of money। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी इसको इजीली मेजर कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी कवर कर ली है। इसमें एक्सटर्नल इवेंट भी होता है और इंटरनल इवेंट भी होता है। सेकेंड वन इज़ आइडेंटिफिकेशन। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, इकोनॉमिक इवेंट को क्लासीफाई करेंगे। सेकेंड जो हमारा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ये आगे के फर्दर स्टेप्स हैं। ओके, फर्स्ट वन इज़ क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, कौन से नहीं है, अभी हमने डिस्कस भी किया है। सिलेक्टिंग दोज इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल करेक्टर। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे और जो फाइनेंशियल करेक्टर के हैं। सेकेंड वन इज़ मेजरमेंट, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जो सिर्फ मेजरेबल जो ट्रांजेक्शन होगी उसी को कंसिडर किया जाएगा, अदर को नहीं किया जाएगा। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट देन रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, हम ऐसे नहीं है कि हाँ आज 5 अप्रैल की आज हमने रिकॉर्ड कर ली, फिर 1 अप्रैल की 5 के बाद, नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, जैसे कि ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगी उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन है वो 1 अप्रैल को ही रिकॉर्ड की जाएगी और उसके बाद की जो ट्रांजैक्शन है वो उसके बाद ही होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम हैपहज़ार्ड में कि उससे कहीं पे भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दें, ऐसा नहीं है। हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। नाउ कम टू द फोर्थ वन, कम्युनिकेशन। ठीक है, आफ्टर दिस द इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनके साथ अपने रिजल्ट्स को शेयर करेंगे। ओके, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? आपको हूबहू देखो, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट जो मेन लाइन्स है, मेन वर्ड्स हैं, उनको स्किप नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की आप डेफिनेशन लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए बनी है, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, बहुत सारे आप ऐसे सोचोगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन हुई है और वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी तो फिर वो क्या करने के लिए आई है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी गवर्नमेंट जो कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनी होती है, तो उसके अंडर उस कैटेगरी के अंडर आती हैं ये सब कंपनीज। इट मे बी सोल प्रोप्राइटर, कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को हम इतने नाम से बुला सकते हैं। कोई कंपनी है उसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जा सकता है और कॉरपोरेटिव सोसाइटी है उसको ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट नेम से हम इसको जानते हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन के इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन होंगे? इसके 2 टाइप ऑफ यूज़र्स हो सकते हैं, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया है, इंटरनल यूज़र्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन से हो सकते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, ये सब क्या होंगे? हमारे इंटरनल, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होंगे। एक्सटर्नल यूज़र्स इंक्लूड प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे क्रेडिटर्स, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे में इंटरेस्टेड होंगे, डिबेंचर्स। ओके, ये सब क्या हो गए? हमारे एक्सटर्नल पार्टीज़ हो गए।
अकाउंटिंग एज एन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस आ गई है कि अकाउंटिंग के जो बॉक्स में हम जाते हैं, वाई डू द यूज़र्स वांट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन हो शेयर होल्डर्स को एक्सटर्नल में कि हाँ भाई कंपनी कैसे चल रही है, हमने पैसा लगाया है, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अकाउंटिंग एज एन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को भी प्रोवाइड करते हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर चले थे, जिस प्लानिंग से वो चले थे, जिस कॉस्ट को वो एस्टिमेट कर कर चले थे, क्या वो मतलब उतना ही कॉस्ट इनकर कर रहे हैं या उसी प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं जो उन्होंने फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करके रखा था। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए जो क्या है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती हैं ट्रांजैक्शंस, और ये फाइनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, सर्व द यूज़र हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लोज। इसमें क्या हेल्प करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब की जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, तो फ्यूचर में हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ हमारे जो 5 करोड़ अब की बार जो हमें प्रॉफिट हुआ है इस साल, तो नेक्स्ट ईयर हम सोचेंगे कि इससे ज़्यादा ही हो या एटलीस्ट इससे कम ना हो, हम ये मतलब प्रेडिक्शन लेके चलेंगे। ओके, provide information for judging management's ability to utilize resources efficiently, effectively in meeting goals। ठीक है, तो ये हेल्प करता है रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन का डिसीज़न लेने में कि हम इसको एफिशिएंटली यूज़ करें। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग द सोसाइटी। ठीक है, जो फैक्टर्स सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग भी डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। Now come to the next one, qualitative characteristics of accounting information। ठीक है, first one is reliability। Reliability means the users must be able to depend on the information। ठीक है, the reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what the information conveys about the transaction or events। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है, रिलायबिलिटी की क्या बात है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कितने रिलायबल है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है। ओके, उसमें ये बात की गई है, रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस एंड फेथफुल रिप्रेजेंट व्हाट इट इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करना चाहिए उसी को रिप्रेजेंट करे, कोई इसमें बायस ना हो, ना ही कोई एरर हो, वो रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट शो करती है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन इज रिलेवेंस। टू बी रिलेवेंट, ये जो इंफॉर्मेशन है वो किस किस के लिए रिलेवेंट है, कैसे ये रिलेवेंट होगी। एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ तभी रिलेवेंट होगी जब वो टाइमली पहुंच जाएगी जिसको चाहिए है, मस्ट हेल्प इन प्रोडक्शन एंड फीडबैक एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूज़र्स। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर वो टाइमली मिलेगी तो क्या होगा, उसके बेसिस पे डिसीज़न लिए जा सकते हैं। अगर वो टाइमली हमें नहीं मिलेगी तो हम डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पाएंगे और जिससे हमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर में लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, understandability means decision makers must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them। ठीक है, वो मतलब डिसीजन मेकर्स को अच्छे से इंटरप्रेट करने चाहिए ताकि जो मतलब एक्चुअल में जो हमारी मतलब बैलेंस शीट दिखा रही है उसी को इंटरप्रेट करें, ना कि घुमा फिरा के। ओके,
तो अगर उस बात को अच्छे से नहीं समझाया गया, उस बात को अच्छे से कन्वे नहीं किया गया, तो मे बी कोई पर्सन दूसरे वे में उसको समझ सकता है। तो a message is said to be effectively communicated when it is interpreted by the receiver of the message in the same sense in which the sender has sent। जैसे मैसेज सेंडर ने सेंड किया है, अगर वो उसी तरीके से कन्वे या इंटरप्रेट किया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, कंपेरेटिबिलिटी। ओके, एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या हो, कंपेयर की जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पास्ट ईयर से जो हमारी पोजीशन है उसको हम प्रेजेंट से कंपेयर कर सके, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, हमें ये पता चल जाएगा। और हमें सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमें पास्ट ईयर में दूसरा स्टैंडर्ड फॉलो किया है एंड अभी करंट में हम दूसरी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। हमें सेम स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इजीली क्या कर पाएंगे, हमारे जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको कंपेयर कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के? इसमें वही बात है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हमने ऊपर पढ़ लिया है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना यूज़र्स को, तो इसमें यही चीज़ें आएंगी। ओके, और आप ये थोड़ा गो थ्रू हो जाना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं आपको बता रही हूँ, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चैप्टर की रीडिंग थ्योरली आपको अपने आप भी लेनी है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा चैप्टर, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हम इसमें क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिससे क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन स्किप नहीं हो पाती है और जिससे जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इससे हमें क्या होता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी पता चलता है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। ओके, हमने ऊपर बॉक्स में स्किप कर दिया था, उसमें ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 ब्रांचेस होते हैं अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। ओके, तो हम इसके क्या हैं, देखो, द प्रॉफिट अर्न और लॉस सब्सटेन्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कैन बी वर्क आउट। वो हमें इससे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फाइनेंशियल से। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कैन बी एज सर्टेन। वो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलेगा कि पोजीशन क्या है हमारी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, वो भी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसमें क्या है, कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट से रिलेटेड जो हैं वेरियस कॉस्ट प्रोडक्ट्स को जो इसमें इंक्लूड किया जाता है। टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर, कि कितना जो कॉस्ट इनकर किया है कंपनी ने, वो इसमें इंक्लूड होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इनेबल देम इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट और जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग जो मैनेजर्स होते हैं उनको नीड होती है, तो उनको प्रोवाइड की जाती है, जो कि डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। ये आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाना। ये वैसे हमने सब कुछ पढ़ लिया है। रिलेवेंस, रिलायबिलिटी क्या है, ठीक है। रिलायबिलिटी में हम क्या करते हैं कि एरर फ्री हो। रिलेवेंस में क्या हो, वो मतलब किन किन पार्टीज़ से रिलेटेड है।
डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बार बार ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करेगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स, यूज़र्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये भी हमने कवर कर लिया है। मैंने इसमें बताया था कि इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारे डिबेंचर होते हैं, बैंक्स होते हैं, तो उनको जो है इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है ताकि वो इन्वेस्ट करें, तो उन्हें पहले पता हो कि हाँ कंपनी कैसी है, कंपनी की गुडविल कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या रोल रहता है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम क्या कर पाते हैं, ये सब चीज़ें डिसीज़न ले पाते हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चलता है कंपनी का, कंपनी कैसे रन कर रही है, वो सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। क्या हमारी कंपनी में कितने एसेट्स हैं, कितनी क्या क्या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलता है, जब हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसी से पता चलता है। तो सिंपल इज़ दैट, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक था ये। और अब जो बेसिक टर्म्स हैं ऑफ अकाउंटिंग जो अकाउंट्स में यूज़ होंगी, आगे फर्दर भी यूज़ होंगी, तो आपको पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है, ओके। फर्स्ट वन इज़ एंटिटी, ठीक है। एंटिटी का मतलब है एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है, जो कि एक मतलब जिसको हम क्या कर, फॉर एग्जांपल शुगर बाज़ार, हायर ज्वेलर्स, या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि हम स्पेसिफिक अपने नाम से वो है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एंटिटी बोल सकते हैं। हम नोट्स में से पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। बेसिक टर्म्स ये रही। It means existence of an individual which includes two things, business entity और नॉन बिजनेस एंटिटी, ठीक है। इसमें बिजनेस एंटिटी को भी इंक्लूड किया जाता है और नॉन बिजनेस को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए हैं फॉर कंसिडरेशन मीन्स फॉर मनी, ओके, सॉरी गाइस। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स और इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। हम एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो कि एक साल के अंदर क्या होते हैं, जो हाईली लिक्विड होते हैं, एक साल के अंदर हमें क्या करने होते हैं, इन कैश करने होते हैं। और फॉर एग्जांपल करंट इन्वेस्टमेंट, जो हमने करंट इन्वेस्टमेंट की है, इसके अंडर आती हैं इन्वेंट्रीज हो गए, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, जो विद इन 1 ईयर और या 6 मंथ्स में हमें क्या करने होते हैं, लिक्विडेट करने होते हैं। नॉन करंट एसेट कौन से होते हैं, फिक्स्ड एसेट, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम नियर अबाउट 5 ईयर्स के लिए होते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो सब किसके अंडर आते हैं, नॉन करंट एसेट के अंडर आते हैं। इसमें मेंशन नहीं है तो आप अच्छे से अपने खुद के हैंडी नोट्स भी बना सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता रही हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा, ओके। लाइबिलिटीज़, देर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस और ड्यूज विच फर्म हैज़ टू पे, ठीक है। कहीं से हमने लोन लिया है और या फिर हमें किसी को पेमेंट करनी है, तो ये वो सब जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, जो ड्यूज़ हैं हमारे, वो इसके अंडर आएंगे। कैपिटल, इट इज़ एन एसेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर कमेंसमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। कैपिटल लगाना हर बिजनेस में बहुत नेसेसरी है, क्योंकि विदाउट कैपिटल अ बिजनेस कैन नॉट रन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ठीक है। अगर हमारी कंपनी में कैपिटल ही नहीं होगा तो हमारी कंपनी कैसे रन कर पाएगी,
हम मतलब कोई भी, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉरपोरेटिव फर्म, वट एवर इट इज़, सब में क्या होता है, कैपिटल नेसेसरी होता है। ओके, सेल्स, इट कैन बी क्रेडिट और कैश इन विच गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स। जब हम अपने सेल्स करते हैं, हम जो अपना गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, इन एक्सचेंज हमें जो कैश मिलता है वो सेल्स, जिसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। और जो सेल्स है हमारी, वो क्रेडिट भी हो सकती हैं, वो हमारी कैश भी हो सकते हैं, रेवेन्यूज। इट इज़ द अमाउंट विच इज़ अर्न बाय सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने के बाद रेवेन्यू कमाते हैं, जनरेट करते हैं। एक्सपेंसेस, इट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज विच यूज्ड। एक्सपेंसेस का क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट, जो हमने मतलब एसेट को कंज्यूम कर लिया, सर्विसेज को जो हमने कंज्यूम किया है, कोई प्रोडक्ट हमने ख़रीदा है तो उस पर क्या एक्सपेंस हुआ है, वो चीज़ इसमें आएगी। एक्सपेंडिचर, इट मीन्स स्पेंडिंग मनी फॉर सम बेनिफिट। एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में बेनिफिट मतलब फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कंज्यूम, जो हमने सर्विसेज कर ली हैं उनके लिए होता है। एक्सपेंडिचर का क्या होता है, जो हम फ्यूचर बेनिफिट के लिए करते हैं। ठीक है, कि हमें फ्यूचर में जैसे हमने ये मशीनरी परचेज़ कर ली है 5 लाख की, तो हमें ये आगे 10 साल तक क्या कर रिवेन्यू जनरेट करके देगी। ठीक है, तो इसका एक्सपेंडिचर ये होता है। प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ रिवेन्यूज ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, गेन, इट जनरेट्स फ्रॉम incidental transactions such as sales of fixed assets, winning of courts cases। ठीक है, गेन जो होता है हमारा, क्या होता है, जो हमारा एक्सेस जो हमें जनरेट होता है, मतलब एक्सेस अमाउंट जिसे हम बोलते हैं, जैसे जो हमने सेल की फिक्स एसेट की, तो उससे हमें जो गेन हुआ। ठीक है, विनिंग ऑफ कोर्ट केसेस, तो हम कोई भी इसमें चीज़ ले सकते हैं जो कि हमें इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, कैसे भी हमें गेन रिसीव हुआ है तो उसके अंडर ये आएगा। लॉसेस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज टर्म्ड एज लॉसेस। जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे हमारी इनकम से, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फॉर हम इसका एग्जांपल अपने घर से भी ले सकते हैं। अगर हमारी इनकम है 15,000 और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 20,000, तो हमें क्या होगा, हमारी जो सिचुएशन होगी वो लॉस वाली सिचुएशन होगी। डिस्काउंट, come to discount, it is defined as concession or deduction in price of goods sold। ये जो डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। वाउचर्स, वाउचर क्या होते हैं, इट इज़ नोन एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। देखो वाउचर, अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एरर फ्री होनी चाहिए। ठीक है, और एरर फ्री कैसे होंगी, वो तभी हो पाएंगी जब हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को विद एविडेंस के साथ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ताकि उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे और आगे कभी भी ऑडिटर उसको जब चेक करने आए तो आपके पास हर चीज़ का, हर ट्रांजैक्शन का आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास हर ट्रांजैक्शन का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। तो वाउचर्स ये होते हैं। ओके, गुड्स, इट रेफर्स ऑल द टेंजिबल गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ गुड्स और कैश विच इज़ विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, ड्राइंग्स को हम क्या बोलते हैं कि जो ओनर ने पैसा निकलवाया है, विड्रॉल ऑफ मनी एंड गुड्स बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, जब आगे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे उसमें ड्राइंग बार बार रिपीट होगा। तो ड्राइंग क्या होता है, जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है बिजनेस में से, तो कहते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं। परचेजेस, इट मीन्स
ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश। जब हम प्रोक्योर करते हैं गुड्स और सर्विसेज को फॉर कैश और क्रेडिट, ठीक है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इस चीज़ को, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान से सुनना है। स्टॉक वो होता है जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो बच जाता है, ठीक है, जो हम मेंटेन करके रखते हैं स्टॉक को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो कंपनी है वो स्टेशनरी प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है। तो हमें उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा उसको बनाने के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे कि हम मतलब उसको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें तो हमारे पास अच्छा स्टॉक हो उसको बनाने के लिए। ओपनिंग, जो साल के शुरू में हमारे पास आता है स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, जो आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास स्टॉक बच जाता है, रह जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। कम टू द डेटर्स, देयर आर पर्सन हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, क्रेडिट पे बाय करते हैं, तो उसको डेटर कहते हैं कि हमारे डेटर इंक्रीज हो गए। दीज आर द पर्सन हु हैव पेड, जो जैसे अब मैं किसी से क्या करके लेके आई हूँ, उधार खरीद कर लेके आई हूँ कोई चीज़, तो मैं क्या हो गई, उनकी डेटर हो गई, ठीक है। दी और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? दीज आर द पर्सन हु हैव पेड बाय एन इंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग इंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। उन्होंने मुझे क्या है, क्रेडिट प्रोवाइड किया है, तो मैं वो क्या होंगे, क्रेडिटर्स हो गए, उनकी तरफ से मैं क्या होगी, क्रेडिटर्स हो गई, ओके। तो आपको होपफुल आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा है। मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में कराई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि आपको वहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं आगे फर्दर उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगी। और वैसे मैंने इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दिया है, आपके पास इसके नोट्स भी हैं और आपके पास इसका मैंने आप बुक से भी आपको पढ़ाया है, तो आपको बहुत इजीली आपको ये चीज़ लर्न हो जाएगी। आप अगर एक बार अपने आप खुद इसके साथ गो थ्रू हो जाओगे, आप चैप्टर को एक बार अपने आप से अच्छे से रीड करोगे, तो आपको हर चीज़ें क्या हो जाएंगी, टिप्स पर हो जाएंगी। इसमें क्रैम करने का कोई कुछ नहीं है, ये बेसिक टर्म्स हैं। सो थैंक यू गाइस, होपफुल, सो थैंक यू गाइस।